हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। इससे पहले एक वीडियो और बनाए हैं जिसमें हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे हैं। अगर उसे नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर में हम सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे और उसके प्रकार वगैरह देखेंगे पूरे डिटेल में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि नोट्स बनाते रहिए। इससे बेटर नोट्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। इसी नोट से मैं ऑफलाइन स्कूल में यानी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर ये देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए, वे क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणों आदि में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें किसी पदार्थ का संरचना बदल जाए, संगठन बदल जाए, गुण बदल जाए, तो हम बोलेंगे कि ये भाई क्या हो रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। संरचना कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी यौगिक है, उसमें जो तत्व हैं वह आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है। संगठन का मतलब होता है वह यौगिक, वह पदार्थ किससे बना है, किन किन चीज़ों से बना है। गुणों का मतलब उनका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनका रंग कैसा होता है, गंध कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, ये सारी चीज़ें उनके गुणों के बारे में बताता है। ठीक है। तो कोई भी ऐसी क्रिया हो जिसमें किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण आदि में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ओके। दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह, परमाणु की संरचना, तो उसमें बताया गया होगा कि भाई बाह्य कोश क्या होता है। ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वह सारी चीज़ें हो जाएगा। ठीक है। आगे है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिनके मिलने से नया चीज बनता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। तथा जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, दो चीज़ें या एक चीज़ें कुछ भी है, ठीक है, अगर वह कन्वर्ट हो रहा है दूसरे चीज़ में या दूसरा चीज़ बना रहा है, तो जो पदार्थ बन रहा है नया, वो तो उत्पाद हो गया, लेकिन जिससे बन रहा है वह अभिकारक हो जाएगा। बात क्लियर हुई। आगे हम समझेंगे क्या है और चीज़ें। नेक्स्ट है आपका कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दुनिया में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन हमें कक्षा 10 के लिए इतनी रासायनिक अभिक्रिया को जरूर पढ़ना है, समझना है, और यहाँ से एग्जाम में आते हैं प्रश्न। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो अभिक्रिया है उसे हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इस आगे हम देखेंगे इसका दूसरा नाम। फिर दूसरी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में दो टाइप के होते हैं, एकल विस्थापन एवं द्विविस्थापन। ठीक है। इसी को द्विविस्थापन को हम उभय अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलेंगे। आगे समझेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो अभिक्रिया आपको पढ़ना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ना है। उस फिर इसी के साथ ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक है। फिर उसी में हमें पढ़ना है अपघटन और वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं पढ़ना है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ना है, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक रिएक्शन के बारे में पूरे डिटेल में और अच्छे से। फर्स्ट है आपका योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब नाम से ही लग रहा है योगात्मक। योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना, दो या दो से अधिक चीज़ें जुड़ेंगी या जुड़ करके केवल एक चीज़ बना देंगी तो हम कहेंगे उसका योग हो गया। जैसे हम कहते हैं 2+2 = 4, तो 2 और 2 कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, और मिल के कितना बनाया, 1 डिजिट बनाया, 4 केवल। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे, वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके एक से अधिक कह रहा हूँ, एक केवल एक पदार्थ बनाएंगे। ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके केवल एक पदार्थ बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं परिभाषा इसका। वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक या एक तथा नया पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम बोलने में मिस हो गया है, आप उसे फिर से सुन लीजिए। वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल, ये शब्द ध्यान दीजिएगा, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक बनना चाहिए और वह भी नया पदार्थ बनना चाहिए, तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे।
जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, इसमें देखिए दो तत्व हैं, ठीक है, मिलके क्या बनाए, एक ही यौगिक बनाए हैं। उसी तरह सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, केवल एक ही बन रहा है। कैसे पता चलेगा एक ही बन रहा है, तो इसके आगे प्लस लिख करके कुछ और लिख दिया जाएगा तो समझ लेंगे कि हम एक से अधिक बना, लेकिन प्लस नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हैं। और रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। और रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं तो उसके लिए एक वीडियो अलग से हम बना चुके हैं, आप उसे जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहा है, एक यौगिक। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। C2H4 प्लस H2 मिलकर C2H6 बना रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। तो ये सब के सब योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है कि आपको योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसे बना लीजिएगा, UPB उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2-3 बार, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। योगात्मक अभिक्रिया क्लियर हुआ। योगात्मक का मतलब सिंपल से आपको समझना है कि दो या दो से अधिक चीज़ें जोड़कर केवल एक चीज़ बना दें, ठीक है, वहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। योग का मतलब होता ही है जोड़ना। आगे द्विविस्थापन कह रहा हूँ, विस्थापन या प्रतिस्थापन, इसी के अंदर द्विविस्थापन आता है, इसलिए दिमाग में आ गया। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहेंगे, दोनों का मतलब सेम है। इसमें क्या होगा, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। इसमें क्या होगा, कोई एक यौगिक होगा, ठीक, और दूसरा यौगिक आके उसका जगह ले लेगा, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए परिभाषा क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के एक अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक है, उसका एक अणु निकल जाए, परमाणु निकल जाए, परमाणु का समूह निकल जाए, किसके वजह से, दूसरे किसी यौगिक के परमाणु से, अणु से या परमाणुओं के समूह से कह सकते हैं, ठीक है, निकल जाएगा तो वहाँ पे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे देखिए कापर सल्फेट है प्लस आयरन है, अब ये आयरन कापर सल्फेट को हटा देगा, ठीक है, CuSO4 में से Cu को क्या कर दिया, यहाँ विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको ध्यान देना है किसी का स्थान कोई ले ले रहा है तो वहाँ प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। उसी तरह CH4 में देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बन गया, CH3Cl अपना जगह ले लिया, बाकी HCl से बाहर हो गया। ऐसे C2H5Br प्लस की OH है, तो अभी इसमें देखिए OH किसको हटा रहा है, Br को हटा रहा है। यहाँ देखिए C2H5OH आ गया, इसका मतलब कि Br के जगह पे OH आ गया, तो Br को हटा दिया किसने, OH ने, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हटाने वाला काम, और KBr हो गया। तो प्रतिस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब एक चीज आगे बताएंगे, एकल विस्थापन क्या होता है, द्वि विस्थापन क्या होता है, ठीक है, पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होती है वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। एक ही दिशा कैसे समझेंगे, तो ये वाला तीर आप जहाँ पर देख लेंगे किसी भी अभिक्रिया में, ये वाला तीर एक मुंह वाला, अब ये इधर से इधर की तरफ ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ऐसा अगर तीर आपको दिखाई देगा तो वह सब अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको पेपर में पूछ देता है निम्न में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बताइए, तो बस केवल तीर देख लेना, ठीक है। अब एक दिशा होने का मतलब कि ये दोनों चीज़ें मिल के ये चीज़ें बनाएंगे, लेकिन वापस ये चीज़ें नहीं हो पाएगा। यानी अभिकारक से उत्पाद तो बन जाएगा, लेकिन फिर सोचोगे कि उत्पाद से हमें अभिकारक मिल जाए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब यही होता है। हमने वही सारे रिएक्शन इसलिए ले लिए हैं कि ये बस केवल तीर ही पहचान है कि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होगी, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो वही सारी अभिक्रिया है और बस पहचान क्या है, ये तीर दिखाई देगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसका उल्टा हो जाएगा, दोनों दिशाओं में हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अब दोनों दिशा में कैसे संपन्न होगी, तो ये तीर आपको ध्यान देना है, उत्क्रमणीय चिन्ह इसको बोलते हैं, उत्क्रमणीयता, ठीक है। अगर ये तीर कहीं दिखाई दे रहा है तो वो समझ लेना कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इधर से अगर ये चीज़ बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, यानी बाएं से दाएं की तरफ होने वाली अभिक्रिया को हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, और वहीं दाएं से बाएं की तरफ होने वाली अभिक्रिया को हम बोलेंगे पश्च अभिक्रिया।
तो ये भी बात ध्यान देना है। अब ये दोनों दिशा में हो सकती है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी हो सकती है। पहचान क्या है, ये तीर आपको दिखाई देगा, जहाँ भी ये तीर लगा है मतलब समझ लेना है कि ये उत्क्रमणीय अवक्रिया है। और जहाँ पर ये तीर सिंगल वाला दिखाई देगा, ये वाला, तो समझ लेना है अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। तो अगर अंतर पूछा जाए तो दोनों को ऐसे बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अपघटन एवं वियोजन अवक्रिया क्या होती है। देखिए, अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, वियोजन का भी मतलब होता है टूटना। अंतर बस इसमें यह है कि अपघटन में अनुत्क्रमणीय होता है, वियोजन उत्क्रमणीय होता है, बस इतना सा अंतर है। अब इसको फिर से समझ लीजिए। अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, कोई एक पदार्थ है और टूट के कई सारा पदार्थ बना दे। अभियोजन का मतलब भी होता है एक पदार्थ का कई पदार्थों में टूटना। बात क्लियर हुई? अब समझिए, अब ये जो है अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है एक ही दिशा में, यानी ये टूट जाएगा तो फिर वापस जुड़ेगा नहीं, जबकि ये टूट जाएगा तो वापस जुड़ जाएगा। और वहीं सारी ये देखिए, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीर ही बता रहा है कि यह अनुत्क्रमणीय है, यह वापस ऐसे नहीं हो सकता है। PCl5 टूटेगा इसमें, तो अब इसका मतलब ये चिन्ह बता रहा है कि ये वापस नहीं होने वाला है, तो ये अपघटन हो गया। अब वियोजन में देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, ये तीर बता रहा है कि भैया ये टूट गया फिर जुड़ जाएगा, ये भी टूट जाएगा ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना। बाकी यहाँ से परिभाषा देख सकते हैं, वे अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ बनाता है उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, वहीं बात करें वियोजन की, तो वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिसमें एक, उत्क्रमणीय शब्द देख रहे हैं ना, उत्क्रमणीय शब्द जिसमें एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ बनाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि अपघटन और वियोजन क्या होता है। अब इसी में कई टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है उष्मीय वियोजन, एक होता है वैद्युत वियोजन, एक होता है प्रकाशीय वियोजन। कुछ कुछ बुकों में दिया है इसके बारे में। देखिए, अगर देखिए उष्मीय वियोजन का मतलब अगर आप गर्म कर रहे हैं तो टूट रहा है उष्मा की वजह से, तो उष्मीय वियोजन कह लीजिए, चाहे अपघटन कर लीजिए। अगर वैद्युत वियोजन कह रहा है तो इसका मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो टूटेगा। और उसी तरह से प्रकाशीय वियोजन यानी प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश आएगा उसके वजह से टूटेगा, तो वह अपघटनीय वियोजन हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है उभय अपघटन या द्वि विस्थापन। देखिए, जो विस्थापन होता है उसी को हम एकल विस्थापन भी बोलते हैं, लेकिन जो द्वि विस्थापन होता है उसे हम बोलते हैं उभय अपघटन अपक्रिया, जो कि पहले शुरू में आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में। तो द्वि विस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया किसे कहेंगे? जिन अपक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदला हो जाती है, अदला बदली हो जाती है, उसे हम उभय अपघटन अपक्रिया कहेंगे। इसी को अवक्षेपण अपक्रिया भी बोला जाता है, बस केवल क्या है कि उसमें अवक्षेप का निर्माण होना चाहिए। बात को ध्यान दीजिएगा, जिन अपक्रियाओं में आयनों का अदला बदली होता है उसे उभय अपघटन या द्विविस्थापन तो कहते ही हैं, लेकिन यदि अवक्षेप बन गया इसे में तो उसे हम अवक्षेपण अपक्रिया कह देंगे। ठीक है, अब जैसे इसको समझना है तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, Ag पे होता है प्लस, Ag पे क्या होता है? प्लस होता है। NO3 पे होता है माइनस। ठीक, और इसी तरह Na पे होता है प्लस, ठीक, और Cl पे होता है माइनस। अब देखिए इसमें क्या है, आयनों का अदला बदली हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए यह Na प्लस जो है इसके NO3 माइनस से जुड़ गया तो बना दिया NaNO3, बन गया। वहीं इसका Ag प्लस जो है वह NaCl के Cl से जुड़ गया, बना दिया AgCl। AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, इसलिए यह क्रिया को आप अवक्षेपण अपक्रिया में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है इसी तरह से ये देखेंगे, इसको ध्यान से, CH3COOH प्लस NaOH। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये बनाएगा H प्लस, इसे जब तोड़ेंगे आगे चैप्टर एक है अम्ल क्षार लवण, उसमें बताया जाएगा बढ़िया से। ठीक, और इस पे देखेंगे तो ये माइनस, और उसी तरह Na पे प्लस और OH पे हो जाएगा माइनस। तो H प्लस देखो किससे मिल गया? OH माइनस से, तो बना दिया H2O, देख पा रहे हैं। और उसी तरह CH3COO और ये Na
आपस में मिल गए तो बना दिए सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे आयनों का अदला बदली हुआ है, इसलिए यह द्वितीय विस्थापन या उभय अपघटन है। अभी यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण नहीं होगा, CH3COONA में अवक्षेप का निर्माण नहीं होगा, लेकिन AgCl का अवक्षेप का निर्माण होता है। इस वजह से, ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि यह अवक्षेपण अभिक्रिया में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना। और अच्छा, दोनों जगह एक का चीज लिख दिया गया है, चलिए ठीक है। ये एक को बना लीजिएगा ऊष्माशोषी, ये वाला जो है ना ऊष्माशोषी बना लीजिएगा, इसे बना लीजिएगा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी क्या होता है? देखिए, जिसमें से ऊष्मा निकलेगा उसे ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होगा उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण याद रखना, उदाहरण भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब एक चीज और बता देते हैं, आप एक रिएक्शन बनाइएगा कंप्लीट। एक कंसेप्ट बनाना होगा, कैसे? ऐसे आप तीर देखते हैं ना, तीर ऐसे बनता है, इसके इधर दाहिने साइड में जो उत्पाद बन रहा है, अगर उसके तरफ प्लस है तो वह ऊष्माक्षेपी है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है। अगर इधर माइनस आपको दिखाई देता है, ऐसे ये तीर है, यानी उत्पाद के तरफ ये इसे माइनस दिया, तो ये ऊष्माशोषी है। क्या है? ऊष्माशोषी है। यही चीज कभी कभी इधर दे देगा, इस साइड में। एक मिनट रुक जाइए, यही चीज क्या है, ये प्लस वाला जो चीज है, तीर के इधर करके दे देगा माइनस में, और यही माइनस वाला उठा के कभी कभी ऐसे प्लस में दे देगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो वो रहेगी तो अभिक्रिया वही है, लेकिन कभी कभी ऐसे देने के लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस है, तो हम जान गए ऊष्माक्षेपी है। इधर देखिए माइनस नहीं दिया, लेकिन सब वैल्यू इधर को तरफ दिया है, इधर ना, तो ये किस में दे दिया? प्लस में, क्योंकि इधर वाला चीज इधर आ गया तो माइनस हो गया। ओके, चलते हैं आगे। आगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, इसे समझ लेंगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया आराम से समझ लेंगे। देखिए, किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन का जुड़ना, आप एक ही परिभाषा याद रखिएगा, काम हो जाएगा, लेकिन और भी परिभाषाएं देखिए क्या क्या लिखा है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या किसी परमाणु आयन या अणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, सब के सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कोई भी पदार्थ उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, ठीक है। आपके बुक में कुछ बुक में दिया है केवल यही वाला ऑक्सीजन का जुड़ना। तो याद रखना, ऑक्सीजन चाहे जुड़े, हाइड्रोजन चाहे निकले, चाहे इलेक्ट्रॉन निकले, दोनों तीनों का मतलब हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे लोहे पर जंग लगना, Fe+O2, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। सल्फर S+O2, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। अमोनिया का ऑक्सीकरण NH3+N2, अब इसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया, NH3 में से हाइड्रोजन निकल गया, यही लिखा है। बात क्लियर? तो ये तीनों परिभाषा हो सकती है। उसी का उल्टा यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना हो गया, या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इसी ऑक्सीकरण का उदाहरण उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा अपचयन का। ओके, नेक्स्ट हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होगा तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए ZnO+C है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया ZN से, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। कुछ इसके उदाहरण हैं, ठीक है, जैसे संक्षारण है। संक्षारण जैसे जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो गलने लगती है, ठीक है। इस गलने की प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। संक्षारण से बचाव क्या है? पेंट करके, जैसे लोहा वगैरह है, अगर संक्षारण नहीं करना चाहते हैं, मतलब बचाना चाहते हैं, तो उस पर पेंट लगा सकते हैं, तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, नमी से दूर रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब होना, गंधिता मतलब गंध, यानी किसी वस्तु का
खराब होकर गंध बदल जाना। तो वायु द्वारा ऑक्सीकरण होने पर तेल एवं वसा युक्त पदार्थ का गंध और स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें हमने सारी चीज़ें देख लिया एक एक करके। आप क्वेश्चन करिएगा बुक से और नोट्स भी बना लीजिएगा, जो कि आपको अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।